हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से एक अनदर लेक्चर देखते हैं क्लास 12th का फिजिक्स एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेटमेंट क्या है, और दूसरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम क्या है। इसके पहले के सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था चार्जेज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, किन मटेरियल्स पर यह डेवलप किया जा सकता है और किन मेथड से इसको डेवलप किया जा सकता है। फिर हम लोग जाने थे चार्ज और मास में क्या कंपैरिजन है। आज हम लोग जानेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए पहले इस लॉ को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए आप कि ये लॉ बनाया आखिर क्यों गया, क्या इसका यहाँ पर एप्लीकेशन है, क्यों इस लॉ को लाया गया, क्या कारण है कि ये लॉ आया है। तो इसको समझने के लिए पहले समझिए, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में फंडामेंटल्स जानकारी हम लोगों ने लिया था। आज हम लोग जानना चाहते हैं और आप उसमें एक ये भी पढ़ोगे कि दो कोई भी चार्ज हो, चाहे सेम चार्ज हो या अपोजिट नेचर का, जैसे Q1 और Q2, ये दोनों अगर सेम नेचर का है तो आपको पता है कि रिपेल करेगा। अगर सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, जबकि अगर एक प्लस है और एक माइनस है अपोजिट नेचर का तो हम जानते हैं कि इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक फोर्स लगाएगा, चाहे वो रिपल्सन का हो चाहे वो अट्रैक्शन का, तो फोर्स लगाएगा। अब है क्वेश्चन मार्क यहां पर उठता है कि ठीक है फोर्स तो लगाएगा चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का, लेकिन कितना लगाएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जैसे मान लिया जाए एक कूलॉम का चार्ज था और एक और अनदर चार्ज था एक कूलॉम का, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर। तो अब है कि कितना फोर्स लगाएगा। जैसे चार्ज का वैल्यू सपोज लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 कूलॉम है 3 कूलॉम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तब कितना फोर्स लगाएगा। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, फोर्स तो लगाएगा लेकिन कितना लगाएगा ये कोई आइडिया नहीं था। इसी के बारे में बात किया है कूलॉम ने बताया कि दो चार्ज जो रेस्ट पोजीशंस पर हैं तब वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। एक्चुअली यही आप इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगाएगा इसके बारे में ही कूलॉम्स लॉ बात करता है। वो बताता है मैथमेटिकली कि कितना फोर्स होगा। देखो इनका क्या कहना है, इनका कहना है चाहे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक बोले तो रेस्ट चार्ज बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेज ईच। अच्छा, इसके स्टेटमेंट को हम तोड़ के आपको बता दें। ईच ये दो स्टेटमेंट बोला था, एक्चुअली बोला है कि कोई भी दो चार्ज है जो रेस्ट में हो यानी स्टैटिक पोजीशन में हो, तब उनके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेज इज, पहला स्टेटमेंट इसका है, स्टेटमेंट का एक पार्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
is directly proportional is directly proportional to the product of their charges टू द चार्जेज, यानी दो चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पर है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा ना, उसके वो फोर्स जो लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का लगे चाहे रिपल्सन का, उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। पहला स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट का पहला पार्ट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। दूसरा है इसका स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to the square of their distances, square of their distance, to square of their distance। यानी दो स्टेटमेंट मिलके पूरा इसका स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले बोलता है कि दो चार्ज है, दोनों के प्रोडक्ट का वो प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेज इज, दो स्टेटमेंट को दो पार्ट में हम कर दी है, आसान होगा आपके लिए पढ़ना। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, यानी दोनों चार्जेज का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा वो फोर्स भी उतना बड़ा होगा। और दूसरा बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी चीज को हम लोग क्या लिखने वाले हैं मैथमेटिकल टर्म में। देखो लिखेंगे मैथमेटिकली देखिए मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथ्स है। अगर आपका मैथ्स अच्छा कर लीजिएगा तो फिजिक्स अपने आप समझ में आने लगेगा, तो मैथ्स से ही समझना। तो देखो सबसे पहला इसका स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कोई भी दो चार्ज जो स्टैटिक में आप है, दो चार्ज है वो दोनों क्या है रेस्ट में है। तो देखो फिगर बना देते हैं हम आपको। सपोज कि यहां पर दो चार्ज है, एक चार्ज है ये, एक चार्ज है ये, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं Q1 है और यहाँ है Q2, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, तो अब ये क्या बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट इसका है कि फोर्स जो लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच, चाहे वो अट्रैक्शन का लगे चाहे रिपल्सन का लगे, वो जो फोर्स लगेगा ना इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है क्या कि मैथमेटिकली ये बोलना चाह रहा है कि Q1 into Q2 फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं। यह हुआ फर्स्ट पार्ट से निकला हमारा। अच्छा सेकेंड पार्ट इसका क्या बोलता है कि वो जो फोर्स होगा चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यानी जो भी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से चलेगा। इनवर्सली मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। फोर्स का मतलब है चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का। और दूसरा स्टेटमेंट का पार्ट है डिस्टेंस के स्क्वायर का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या करना है, ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब क्या करना है, अब इन दोनों को कंबाइन कर देना।
कंबाइन करके स्टेटमेंट निकालेंगे। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं दोनों का कंबाइन। तो यहां लिखेंगे हम लोग कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन, है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने। जैसे ही इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा, दोनों को एक साथ लिखना है, तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो मिल जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 इंटू Q2, यानी चार्ज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल था, और नीचे यहां है R स्क्वायर, तो हमारा निकलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब आप जानते होंगे, या आप नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, इसके बारे में भी हम डिटेल कभी आपको बता देंगे। अब आप जान लीजिए ये जो होता है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। इसके जगह पर हमेशा एक कांस्टेंट आपको बैठा देना इक्वल टू करके, इसकी जगह पर क्या करना, इसकी जगह पर आप बैठा देना F इज इक्वल टू K बैठा देना इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, बाय R स्क्वायर, है ना, बाय R स्क्वायर। अच्छा, यहां पर कोई ये फिजिक्स नहीं लगाया गया कि आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप जो यहां पर बैठा रहे हैं इज इक्वल टू के, है ना, के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कोई फिजिक्स वाला बात नहीं है, यहाँ मैथ्स होता है कि प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ इक्वल टू में बैठा देना चाहिए, इज यहाँ प्रोपोर्शनलिटी जगह पर इज इक्वल टू के बैठाना आपको। अच्छा, ये है। अब ये है कि ये जो है इस के को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेयर, है ना। अभी इसके बारे में डिटेल देखेंगे। वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या किए हैं, एक बार तेजी से देखिए। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों जरूरी था, पहले समझिए। दो चार्जेस के बीच आप जानते होंगे कि फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का लगे चाहे वो रिपल्सन का लगे। अब है कि एक क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस से उठता है ना कि कितना लगेगा, अमाउंट क्या होगा, हाउ मच फोर्स लगाएगा, लेकिन कितना। तो उसी चीज के बारे में बात करने के लिए आए थे हमारे कूलम्ब साहब, यार कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से इनका लॉ जाना जाता है। इनका कहना है कि दो चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन में है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो रेस्ट पोजीशन में, वो एक दूसरे पर फोर्स जो लगाते हैं, चाहे अट्रैक्शन का लगाए चाहे रिपल्सन का, वो कहते हैं कि ये दोनों जितना मैग्नीट्यूड यानी मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, फोर्स भी उतना बड़ा लगा, यानी प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाता है। दूसरा बोला है कि डिस्टेंस जो होगा इन दोनों चार्जेस का, डिस्टेंस का आप स्क्वायर कर लीजिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दो पार्ट में इसका स्टेटमेंट हम तोड़ दिए। अब यहां पर हम लोग क्या किए हैं, मैथमेटिकली दिखाएं कि देखिए Q1 और Q2, तो दोनों स्टेटमेंट को या दोनों मैथमेटिकल चीज को हम लिख दिए हैं। अब दोनों को हम लोग क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर इज इक्वल टू के बैठा दीजिएगा, ये मैथमेटिकल चीज है, इज इक्वल टू के, वेयर के इज नॉन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब है कि इसके बारे में, के बारे में देखते हैं। देखो, तो अभी तक जो हमारा आया है वो हमारा आया है कि F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ये आया। अब देखो यहां पर ये जो के आया है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो होता है के का, वो डिपेंड करता है मीडियम पर। सबसे पहले के का जो वैल्यू होगा, वो होगा मीडियम डिपेंड, यानी सबसे पहले मीडियम पर डिपेंड करेगा।
डिपेंड ऑन मीडियम। सबसे पहले डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम, सबसे पहले डिपेंड ऑन मीडियम, यानी ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला कि के का मान जो होगा ना वो डिपेंड करेगा मीडियम पर, यानी मीडियम आप कैसा रखें कि एयर रखें, जैसे 2 चार्ज आप रखे थे, ठीक है, Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अब इसको रखे कहां है उस पर इस प्रोपोर्शनलिटी का मान डिपेंड करता है। एयर में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, मरकरी में रखे हैं, कहां रखे हैं ये मायने रखता है। तो के का मान सबसे पहला जो चीज डिपेंड करता है जिस पर, वो है प्रोपोर्शनलिटी, यानी डिपेंड ऑन मीडियम, यानी मीडियम पर डिपेंड करता है। दूसरा बात आप जान लो कि ये एक और चीज पर डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, system of units, system of units used for both charges, यानी Q1 and Q2, Q1 and Q2, as well as as well as as well as as well as the unit of distance, the unit of their distance। यानी दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला मीडियम डिपेंडेंट होता है ये प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू। दूसरा कि कौन कौन सा आपने यूनिट लिया है, जैसे यहां पर कूलाम लिया है कि स्टेट कूलाम लिया है, जिसको कि फ्रैंकलिन भी कहते हैं, तो ये, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया है कि मीटर में लिया है, ये मायने रखता है। तो दो चीज जान लो, एक होता है मीडियम पर डिपेंड करता है, एक होता है कि मीडियम पर डिपेंड करता है, और दूसरा होता है यूनिट्स पर, दूसरा होता है यूनिट्स पर। तो इन दोनों पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एयर मीडियम के लिए क्या लिखते हैं इसका वैल्यू, और अदर मीडियम के लिए इसका वैल्यू कितना पाया गया। अच्छा, इसका जब भी वैल्यू होगा के का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, कहीं पर भी याद रखना ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो अभी तक जो आया है हमारा स्टेटमेंट, वो आया है F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, जिस पर के का मान अभी तुरंत आपको हम बताए कि के का मान दो चीजों पर डिपेंड करेगा, के का मान दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ये के का मान दो चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला करेगा कि मीडियम कैसा है, अभी तुरंत बताया आपको, और दूसरा जो करेगा वो होगा यूनिट्स पर, यूनिट्स कैसा लिया जा रहा, दो चीज पर अभी तुरंत बताया। अब यहां पर देखो फॉर एयर मीडियम, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। फॉर एयर या वैक्यूम भी आप कह दीजिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, एंड इन SI, एंड इन SI, इन SI एंड इन SI यूनिट्स, यानी जब चार्ज को हम लोग कूलाम में ले रहे हैं और डिस्टेंस को जब मीटर में ले रहे हैं, तब इसका मान एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड। कितना पाया गया है, जब एक्सपेरिमेंटली तब इसका मान पाया गया है के का F के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होगा वो है 9 इंटू
10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये याद रखना कि एयर मीडियम के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए इसका के का मान आया 1/4 पाई नॉट। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और ये है एयर के लिए, एयर के लिए है एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं। तो K = 1/4 नॉट, जिसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पाया गया है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग तब लिखेंगे, K का वैल्यू यहां रख देंगे 1/4 तब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि F = तब हमारा आ जाएगा, F = आ जाएगा एयर मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। इतना आएगा 4 एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। ये फॉर्मूला हमारा तब डिराइव होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। ये फॉर्मूला आता है दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का, जब ये रखा जाता है 4 एयर / वैक्यूम मीडियम में, वैक्यूम मीडियम 4 एयर और वैक्यूम। अच्छा, अगर कोई अदर मीडियम हो जाए, है ना, कोई दूसरा मीडियम हो जाए, तब इसी चीज को मैं सिर्फ लिखेंगे कि F = इसका लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन अगर नॉट लिखा है तो आप जान लेना कि वो एयर और वैक्यूम है, अगर नहीं लिखा है सोच लेना दूसरा मीडियम है, या इसको आप सब स्क्रिप्ट M भी यहां दे सकते हैं, और इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। यानी दोनों चार्ज इस बार क्या है, एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में है, तब इसका फॉर्मूला में खाली एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन M कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, एक बार फिर से इसका लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट। इसको कहा जाता, इसको दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को दिखाते हैं ऐसे, एप्सिलॉन नॉट, और इसको पढ़ा जाता है, ये होता है, इसका होता है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम का ये क्या है, गुण है, जिसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। देखो, एक समझ लो, कंफ्यूज मत करना, देखो मेरी बात, ये इसको पढ़ते क्या है, प्लस पढ़ते हैं, इसको पढ़ते तो प्लस साइन है ना, देखो ध्यान से समझना। लेकिन जैसे आप लोग लिखते हैं 3 + 2, ये काम क्या करता है, ये ऐड करने का काम करता है। उसी तरह इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको दिखाते हैं इस तरह से, लेकिन इसका मीनिंग होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग तेजी से एक बार दोहरा लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या था और मैथमेटिकल ये क्यों आया। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल फिर से बहुत सिनॉप्सिस तरीके से बताते हैं कि ये क्यों आया और क्या इसका स्टेटमेंट, और मैथमेटिकल में आपको क्या याद रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले जान लो
कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, पहले ये समझो। सबसे पहले जान लो दो चार्ज है, इतना तो आप जानते हैं, दो चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जब फोर्स लगाएगा तो उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तो उसी फोर्स के बारे में बात किया है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का कहना है कि दो चार्जेज हैं, ये कौन है, दो चार्जेज चाहे वो अट्रैक्शन लगाए या रिपल्सन, और रेस्ट चार्जेज के बीच ही अप्लाई होता है ये रूल, ये लॉ। तो बोलता है कि दोनों का चार्जेज का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उतना ही बड़ा होगा। दूसरा इसका पार्ट है स्टेटमेंट का, कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर मैथमेटिकली आप पढ़िए तो यहां पर एक फिगर दिख रहा होगा Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। तो आप ना मैथमेटिक्स पढ़ा कीजिए फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स खोज रहे हैं तो कभी नहीं मिल रहा है। फिजिक्स एक्चुअली, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स ही आपको खोजना है। तो आप इसको लिखिए मैथ्स के रूप में, F हो गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दूसरा स्टेटमेंट का जो पार्ट है वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे ही दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। इस प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर हम इज इक्वल टू K बैठा देते हैं, और ये जो K है उसी को कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहां पर है, इस K को कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तभी हम बताएं कि मीडियम पर होता है और कौन सा यूनिट्स ले रहे हैं चार्जेस का और डिस्टेंसेस का, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तब हमारा ये फॉर्मूला इस तरह से दिखता है, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये दिखता है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, अब यह है कि इसको ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, यूनिट्स पर डिपेंड करता है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया है फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए और इन SI यूनिट, वो पाया गया K का वैल्यू 1/4πε0 पढ़ते हैं इसको, ε0, जिसका वैल्यू पाया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, अब यहां है तो फॉर्मूला हमारा रिड्यूस कर जाता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये है फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए। अच्छा, अदर मीडियम के लिए आप लोग अगर देखना चाहिएगा तो अदर मीडियम के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε मतलब मीडियम दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई बाय r², तो इसी को कहते हैं ε0 कहते हैं। अच्छा, ये इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस सिंबल को पढ़ते हैं ε0, लेकिन इसका मीनिंग होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है क्या है। तो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला आया है, एक बार हम लोग उसको फाइनली लिख दे रहे हैं। ये जो हमारा लास्ट फॉर्मूला आया है वो आया है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये आया, ठीक है, ये आया हमारा फाइनल आंसर फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए। ठीक है, अब है कि व्हाट इज परमिटिविटी। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड ऑन, सबसे पहले समझते हैं। हमको मान लिया जाए ये फॉर्मूला याद है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये स्टेटमेंट्स है। अब एक बात समझो कि इस फॉर्मूले से ही स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए। देखो, मैथमेटिक्स देख के अगर आप फिजिक्स का सारा स्टेटमेंट या प्रूव कर पा रहे हैं तभी आप समझिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अदरवाइज फिजिक्स बहुत बड़ा लंबा सिलेबस है ना, चाहे वो जेई का हो चाहे वो सिंपल बोर्ड का ही आप ले लोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है ना। अच्छे अच्छे लड़कों का पसीना ये छोड़ा देता है, आप समझिए। मैंने मैथ्स चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत आसानी से बताएंगे आपको। देखो क्या है मैथ्स, मैथ्स पढ़ो। देखो ये क्या कहता है, इसको देखो गौर से, ये क्या कह रहा है और ये क्या कर रहा है। कहता है कि ये ऊपर है, ये भी कहाँ है, ऊपर है। इसका मतलब है कि दोनों ही ऊपर है तो रख लेना दिमाग में कि ये दोनों प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात जान लो कि ये दोनों फिर कैसा है, ये ऊपर है और ये कहाँ नीचे है। इसका मतलब है आप इसको ऐसे रख लेंगे,
बोलो। अब क्या है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दो पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट जो बोलता है इसको आप समझिए। पहला पार्ट बोलता है कि दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट का ही क्या है, प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या बोलता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का ही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस दोनों पार्ट यही छुपा है। तो आप स्टेटमेंट अगर चाहिएगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है या रिपल्सन है, चार्जेज के प्रोडक्ट का क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी जैसे ही खत्म होता है हम लोग लिख देते हैं के, और इसके क्या मान एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो यहां पर फॉर एयर मीडियम के लिए हमारा निकला था के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ही वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के रख देते हैं। यहाँ के क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके रख देंगे। तो हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बताइए क्या इस स्टेटमेंट से, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप स्टेटमेंट लिख पा रहे हैं? एक बार कोशिश कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा, देखिएगा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है। क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, चलिए समझाते हैं आपको। देखो टॉपिक एक तरह से है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी परमिटिविटी क्या होता है, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो समझो, देखो सारा कुछ मैथ्स में छुपा है। अगर आप फिजिक्स ढूंढ रहे हैं कभी नहीं मिलेगा, और फिजिक्स हमेशा आपका हमेशा वीक रह जाएगा। फिजिक्स में मैथ ढूंढिए और मैथ से फिजिक्स को लाइए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। हम एक चीज मैथमेटिकली जोड़ रहे हैं, फिजिक्स से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अभी आप फॉर्मूला क्या लाए, अभी आप फॉर्मूला फॉर एयर मीडियम के लिए लाए होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अरे अगर मीडियम रहता तो यहां पर खाली एप्सिलॉन नाम होता है, ठीक है, लेकिन है तो ही। अब यहां से समझो, इन दोनों में रिलेशन देखो कैसा है। इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, अभी तुरंत बताया गया, इसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिखता है ना, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी ये जो है ये मीडियम के लिए आता है, ये किसके लिए आया, मीडियम के लिए। तो ऐसे में आप सोचिए कि ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स है और ये मीडियम का एक कैरेक्टर होता है जिसको कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। ये दोनों कैसा है, एक दूसरे का जस्ट इनवर्सली है। ये ऊपर है, ये कहां है, नीचे है। इसका मतलब आप जान लीजिए, इसके बारे में मतलब बोल सकते हैं परमिटिविटी कि परमिटिविटी मीडियम का वह कैरेक्टर है, परमिटिविटी किसी मीडियम का वह कैरेक्टर है जो क्या करता है, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लग रहा है, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का लगे या फिर रिपल्सन का, उसको अपोज करता है। मतलब अगर ये दोनों अट्रैक्ट करना चाह रहा है तो ये मीडियम क्या करेगा, जो मीडियम है उन दोनों चार्जेस के चारों ओर, वो उसको क्या करेगा, रिपेल, मैंने वो चाहेगा अपोज करो कि क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो भाई। और अगर रिपेल भी करना चाहेगा तो अरे भाई क्यों रिपेल कर रहे हो, एक साथ मिलके रहो। फिर से अगर दोनों भाई एक साथ आना चाहता है तो ये क्या है, ये कहता है ये दोनों एक साथ रहेगा, तो ये क्या करता है, अपोजिंग प्रॉपर्टी लाता है। ये दोनों कहता है नहीं ना, इन दोनों को अलग करो, नहीं तो ये दोनों बहुत मजबूत कर देगा। और अगर ये दोनों दूर फिर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो कहता है दूर क्यों जा रहा है यार, पास रहो। तो वो क्या करता है, सीधा सीधे अपोज करता है। इसका मतलब है कि परमिटिविटी अपोजिंग कैरेक्टर होता है। परमिटिविटी है अगर देखा जाए तो एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है, अपोजिंग प्रॉपर्टी है, अपोजिंग प्रॉपर्टी है ऑफ
अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम का ये कैसा प्रॉपर्टी है, अपोजिंग, यानी जो फोर्स लगेगा उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो। तो आप कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम which opposes the which opposes the forces exerted between two charges, exerted between two static charges, है ना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंसेस। यानी ये क्या करता है, अपोज करता है, एक दूसरे के फोर्स को क्या करता है, ये अपोज करता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम का डिफिनेशन होगा कि इट इज that property of a medium. It is that property of a medium. It is that property of a medium. Of a medium which opposes the forces exerted between two static charge, two static बोले तो रेस्ट, between two static charges with some separation, in the given medium, in the given medium। आप बस इतना ही जानो कि अपोजिंग प्रॉपर्टी है किसी मीडियम का, ये कैसा प्रॉपर्टी है, अपोजिंग प्रॉपर्टी है। जैसे सपोजो एक Q1 और Q2 दो चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R है, तो इन दोनों के बीच जो कुछ तो फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का लगे चाहे वो रिपल्सन का लगे, तो यहां पर जो भी लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का लगे, है ना, अट्रैक्शन लगे, या आप कह सकते हैं रिपल्सन लगेगा, इसी फोर्स को वो अपोज करता है। मीडियम क्या करेगा, मीडियम अपोज करता है, मीडियम क्या करता है, मीडियम क्या करता है, अपोज करता है, मीडियम अपोज करता है, अच्छा अपोज करता है, इसी को कहते हैं हम लोग, इसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड दैट इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन नॉट। यानी दो चार्जेस जो स्टैटिक है और सम डिस्टेंसेस पर है, तो उसके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, तो वो उस मीडियम क्या करता है, उसको अपोज करता है। यानी अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको अपोज कर रहा है, अगर दूर भाग रहा है यानी रिपल कर रहा है उसको भी ये अपोज करता है। इसी चीज को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमिटिविटी कैसा प्रॉपर्टी है, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। चलिए अब है थोड़ा बेसिक चीज जान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है एयर्स के लिए या अदर मीडियम के लिए। तो यानी आप जान लीजिए कि अपोजिंग प्रॉपर्टी है, आप सीधा सीधी जान लीजिए कि परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी एक अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, अपोजिंग प्रॉपर्टी, अपोजिंग प्रॉपर्टी
opposing property of the opposing property of the medium, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। आप सिंपली इसको रख सकते हैं कि परमिटिविटी किसी मीडियम का क्या होता है, तो अपोजिंग प्रॉपर्टी है, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अच्छा, अब है इसको दिखाते कैसे हैं, तो इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट फिर एयर मीडियम के लिए। चलिए, अब है इसका वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले समझो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब इसका वैल्यू होता है कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन स्क्वायर। तो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब है कि इसका SI यूनिट तब क्या होगा, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अगला भी जो होगा सेम होगा, इसलिए समझ लेते हैं। एक होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर कितना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो दोनों कैसे निकालेंगे, दो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम बताते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग जाने कि F इज इक्वल टू आया है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर आया। अब यहां से हमको किसका निकालना है, ये तय करो। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट इधर गया, ये इधर गया, तो ये किधर आया, इधर आया। तो Q1 इंटू Q2 आया, नीचे में है 4 पाई। अच्छा, फोर्स यहाँ आ गया इंटू R स्क्वायर। अब इसको देख देख के भर दो पूरा कॉलम। देखो ये सब डायमेंशनल अगर नहीं आता है तो 11th का हम जो बना है डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये सब ऐसा यूनिट कैसे निकालता है ये सब आप समझ लेना वहां से। देखो सबसे पहले यहाँ पर है क्या, सी मतलब कितना होता है कूलम। तो एक बार सी एक बार और सी, यानी कितना हो गया कूलम। अच्छा, 4 पाई कोई वैल्यू ही नहीं होता है, यानी कोई इसका यूनिट नहीं होता है, ये तो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। फिर क्या है, न्यूटन है, फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका ऐसा यूनिट हम लोग जो भरेंगे वो होगा कूलम स्क्वायर। पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना कि ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी का होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो कैसे डायमेंशनल निकालना। देखो सबसे पहले समझो, देखो यहाँ चार्ज है, चार्ज का फिर क्या होता है 80, एक और चार्ज है, दो चार्ज है, इसका भी हो गया 80। अच्छा, 4 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, ये आप जानते होंगे। जबकि फोर्स का होता है MLT-2 और R का होता है R स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, इसको क्या करो सॉल्व कर लो। तो यहां से हमारा आ जाएगा M ऊपर जाने पर हो जाएगा माइनस में। अच्छा, L है एक बार यहाँ, एक दो बार यहाँ, 3 बार, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा, T कितना है, T एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो 2 बार ऊपर है, माइनस ऊपर जाएगा तो 2 2 4 बना देगा। और फिर कितना है A का स्क्वायर। इसका मतलब है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M और पावर -1, L -3, और उसके बाद T पर 4 और A पर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा तब हो जाएगा कि M पर
एम पर -1, एल पर -3, टी पर पावर +4 और ए स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसका एसआई यूनिट होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक मार्क्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ये भी 1 मार्क्स के लिए आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 1 मार्क्स में पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम पर पावर -1, एल -3, टी पर पावर 4, ए का स्क्वायर। अभी आया कहां से, ये आया है यहां से, चाहे वो एसआई यूनिट हो चाहे वो फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन निकालोगे तो क्या निकलेगा, Q1 इंटू Q2 बाई ये निकाल देंगे। अब यहां से जिसका मान निकालना है यहाँ ले आओ लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड कर दो, उसके बाद आराम से इसका जो निकालना निकाल दो, चाहे वो एसआई हो चाहे सीडीएस हो। तो उम्मीद करते हैं आपको परमिटिविटी के बारे में भी पूरा डिटेल पता चला होगा। चलिए एक बार तेजी से आज का सारा टॉपिक्स हम लोग रिपीट कर रहे हैं। देखो देखो सबसे पहले हम लोग बात शुरू किए थे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां क्यों आया, पहले ये बात समझो। सबसे पहले इसके पहले जितना भी हम लोग सब पढ़े थे, सब चार्ज के बारे में पढ़े थे कि चार्ज क्या होता है, कैसे इसको दिखाया था, क्या ऐसा यूनिट होता है, क्या सीजीएस यूनिट होता है। फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे। प्रॉपर्टी में पता चला था कि प्लस प्लस चार्ज या प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है और प्लस प्लस रिपेल करता है, यानी फोर्स लगाता है। तो अब है क्वेश्चन उठता है कि फोर्स लगाएगा कितना, ये ऑब्वियस सी क्वेश्चन है कि फोर्स लगाएगा कितना, अमाउंट क्या होगा उसका। इस अमाउंट के बारे में कोई आइडिया था नहीं, उसके बारे में आइडिया हमारे दिए है सर चार्ल्स कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कूलम बाबा दिए। कूलम आए, अब कूलम ने बोला देखो दो स्टैटिक चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, तो दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी दो पार्ट में इसका स्टेटमेंट है, दोनों पार्ट यहां दे दिए थे। अब हम मैथमेटिकली फिर लिखे थे, यहां पर फिगर बनाए थे Q1 Q2 और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो यहां पर मैथमेटिकली हम आपको बताया कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, पॉइंट टू बी नोटेड, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैथ से भाग गया फिजिक्स ऐसे ही आपका खराब हो जाएगा। तो यहां पर बच्चा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, क्योंकि प्रोडक्ट का ये क्या बताए थे, प्रोपोर्शनल इनवर्सली 1/r स्क्वायर का। अब दोनों को जब हम कंबाइन किए हैं तो फिर आया था हमारा ये। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जाता है तो मैथ्स कहता है कि इज इक्वल टू के, बेटा ये नॉट फिजिक्स, ये मैथ्स की बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू के हम बता देंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप जान ले इज इक्वल टू के। अब इस के को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहां पर है कि इसका वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, कि दोनों चार्ज को आप रखे कहां थे, दूसरा कौन कौन सा यूनिट लिए हैं चार्ज के लिए और डिस्टेंस के लिए भी क्या यूनिट लिए हैं। तो के का वैल्यू मीडियम पर होता है और यूनिट पर होता है। तो यहां पर हम वही तेजी से लिखे थे F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q बाय R स्क्वायर, यानी मीडियम और यूनिट पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब है कि इसका वैल्यू जब भी निकलेगा इसके का, वो निकलेगा एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटली एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए और एसआई यूनिट के लिए पाया गया इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अब है इसको भी याद रखिएगा, इस वैल्यू को न्यूमेरिकल में काम आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर के का वैल्यू, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे का वैल्यू याद रखना वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद ये फॉर्मूला हमारा आ गया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर फॉर एयर वैक्यूम मीडियम के लिए। अदर मीडियम में यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन एम कर सकते हैं, एप्सिलॉन ही सिर्फ लिख के छोड़ देता है बहुत सारा किताब। अब Q1 इंटू Q2 इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, इसका मीनिंग होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग तेजी से आपको हम लोग बताए थे।
अब यहाँ पर आपको हम बताए थे कि व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको समझाने के लिए हम फिर मैथ्स का यूज किए थे कि F इक्वल टू इतना। इन दोनों में कैसा रिलेशन देखते हैं, परमिटिविटी और फोर्स। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों अपोज करता है, यानी जस्ट उल्टा है, यानी अपोजिंग कैरेक्टर होता है, ये अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है। यानी दो चार्जेस की भी जो फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो हम लोग कहते हैं इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अपोजेस द फोर्सेस एक्सर्टेड बिटवीन द। देखिए, इंग्लिश पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हिंदी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट ए लैंग्वेज पेपर, एक्चुअली फिजिक्स मैथ्स का ही पेपर है। तो आप जान लो एक वर्ड की अपोजिंग कैरेक्टर होता है किसी भी मीडियम का, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन, दोनों का ही वो अपोज करता है। इसी को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। अब है कि परमिटिविटी का वैल्यू कितना पाया जाता है एप्सिलॉन नॉट का फेरियर मीडियम के लिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट कितना होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा कई बार पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m पर पावर 1, l पर -3, t पर पावर 4 और a पर स्क्वायर। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन, अब से हम क्लास 10th का भी फिजिक्स अब स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही उसको भी अपने भाई लोग या अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। पूरा फिजिक्स और मैथ्स शुरू में कवर करेंगे हम, 10th और 12th और जेई का पूरा, तो फाउंडेशन का भी। तो पहला हमारा फोकस होगा फिजिक्स और मैथ्स पे, देन आगे हम देखेंगे कि अदर सब्जेक्ट्स भी आपके लिए हम कर देंगे। अच्छा, सारा नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शंस में, वहां जाके आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरा ये कोशिश और ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।